हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज हम कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट, वो भी एक क्लास में वन शॉट। तो गवर्नमेंट बजट अगर किसी भी बच्चे को नहीं आता है, क्लास 12th के किसी भी बच्चे को अगर गवर्नमेंट बजट में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है, तो मेरी गारंटी है ये क्लास पूरी देखना, ध्यान से देखना। आपको बजट का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। मेरे नोट्स जो है आप देख रहे हो, बहुत आसान नोट्स हैं। अगर ये आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। लेकिन नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। बजट एक बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम के हिसाब से देखें तो ज्यादा मार्क्स का भी है। तो गवर्नमेंट बजट को ध्यान से समझना, इसको समझाने का तरीका जो मेरा है बहुत सिंपल सा होगा। मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा भी और नोट्स यहां पर हैं भी, आपको मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी कंडीशन है, बस आपको क्लास को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। हम जल्दी से बजट को कर लेंगे अच्छे से। चलो शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट को। तो गवर्नमेंट बजट शुरू करने से पहले सबसे खास बात यह होगी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि आपके घर में भी आपके पेरेंट्स बजट बनाते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो यश, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स बजट बनाते हैं? लेकिन ये जो बजट है ये गवर्नमेंट का बजट है, ये आपके पेरेंट्स का बजट नहीं है। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके घर में भी जब बजट बनता है तो उस बजट में आपके पेरेंट्स क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरे इतने महीने में या एक महीने में या पूरे एक साल में आपकी फीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस इतनी जानी है, ठीक है। उसके अलावा घर में ग्रोसरीज भरनी है, उसका खर्चा इतना आना है, बिजली का बिल इतना है, या कुछ भी है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर के खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन इनकम जो है एक फिक्स लिमिटेड आती है। तो वो सोचते हैं कि यार इतना पैसा आना है, इतना पैसा घर से बाहर जाना भी है, तो बचेगा क्या और क्या नहीं बचेगा। तो ये बजट होता है, अपना हिसाब किताब लगा के चलते हैं सब लोग। ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कंट्री का बजट बनाती है। अब घर के बजट बनाने में और पूरी कंट्री का बजट बनाने में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट बजट है क्या, मैं आपको नोट्स पे लेकर चलता हूं। बहुत सिंपल से नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको मिल भी जाएंगे। अब देखो, जो गवर्नमेंट बजट के नोट्स हैं, यहां आप सिंपल सा मीनिंग देख रहे होगे बजट होता क्या है। तो सिंपल भाषा में गवर्नमेंट बजट जो है ना, कोई अकाउंट नहीं है। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तब बोलेंगे साथ साथ, मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप बोला करो, नोट्स बनाया करो। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये रिकॉर्ड करती है कि गवर्नमेंट के एक साल के अंदर अंदर कितने खर्चे होने हैं और एक साल के अंदर अंदर कितनी इनकम आनी। एक डेफिनेशन बड़ी आसान से मैं बोलूंगा, आप भी मेरे साथ साथ बोलना कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर जो होने वाले हैं अगले साल में, और टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की आने वाली है। एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर का बनता है। नेक्स्ट ईयर में कितने खर्चे हमारे होने वाले हैं, कितना पैसा हमारा आने वाला है। गवर्नमेंट की बात हो रही है, कंट्री के बजट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल की मतलब क्या है कि आपका फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट बनता है। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये रिकॉर्ड करती है कि गवर्नमेंट के टोटल खर्चे एस्टिमेटेड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, कितने होने वाले हैं और कितना पैसा गवर्नमेंट को रिसीव होने वाला है। गवर्नमेंट को पता होता है, अंदाजा होता है इतना मिलना, एग्जैक्ट तो पता नहीं होता, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये है गवर्नमेंट बजट की सिंपल सी डेफिनेशन। अब सुनना, मैं यहां पर जो फ्लो चार्ट बनाऊंगा वो बड़े ही काम का है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट बजट का फ्लो चार्ट जो बनाऊंगा आपको भी बनाना है। गवर्नमेंट बजट होता क्या मैंने बता दिया, जो गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करता है। एंटीसिपेटेड क्या होता है, आने वाले रिसिप्ट्स अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो जो गवर्नमेंट बजट है ना बेटा, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू बजट, सब बोलेंगे साथ साथ, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ये नोट्स बड़े काम के हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब कोई भी चैप्टर नोट्स में से करेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट बजट के अंदर टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और टोटल एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स आती है जो गवर्नमेंट की आने वाली है, जो खर्चे होने वाले हैं। ऐसी रेवेन्यू बजट, बजट तो ये भी है, बजट तो ये भी है। बजट में सिर्फ दो ही बातें रिकॉर्ड होनी है, खर्चे और रिसिप्ट्स।
रेवेन्यू बजट के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू बजट वो बजट है जो रिकॉर्ड करेगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स। अब ये होती क्या, जरूर बताऊंगा मैं आपको। पहले कैपिटल बजट सुन लो क्या होता है। कैपिटल बजट भी एक ऐसा बजट है जो खर्चे और रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा। बजट तो करता ही रिकॉर्ड है, पर कैपिटल बजट अलग नेचर के खर्चे रिकॉर्ड करेगा, अलग नेचर के रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा। जो कैपिटल बजट होगा वो रिकॉर्ड करेगा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं। गवर्नमेंट बजट था क्या? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करती है गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो एक साल में होने हैं एंड टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स जो आपकी आने वाली है बजट के अंदर गवर्नमेंट की। और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च। अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट बजट जो है वो कौन से महीने में आता है, तो आपने देखा होगा जनरली फेब के महीने में आ जाता है, ठीक है, मार्च में आ जाता है, तो जनरली फेब में आ जाता है। तो बजट को अनाउंस कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बजट के मैंने कंपोनेंट्स फ्लो चार्ट के अंदर मैंने बनाए थे, वो सेम यहां लिखे हुए हैं। रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा कैपिटल बजट होता है। जो रेवेन्यू बजट होता है वो रिकॉर्ड क्या करता था, मैंने बताया था अभी आपको, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो रिकॉर्ड करता है कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। मैंने इतना आपको अब तक बताया है जो यहां फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो। तो रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, दोनों बजट के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर है और कुछ रिसिप्ट हैं। अब पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना बच्चों, वो इन चारों कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको ये बजट जो है, देखो ये वन शॉट क्लास है, अगर आपको डिटेल क्लास देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे देखना, आपको डिटेल क्लास मिल जाएंगी। सारे चैप्टर वहां पे लिस्टेड हैं, जितना भी पूरा कोर्स मैंने सारा अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन बजट जो वन शॉट में कराऊंगा भी कोई काम नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से कराऊंगा मैं आपको। तो ये चार जो डेफिनेशन है ना, पूरा चैप्टर इन चारों डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको बस ध्यान से सुनना है। मैं कुछ कीवर्ड्स यहां बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पक्का याद हो जाएगा, प्रॉमिस है मेरा। चलो, अब सबसे पहली बात कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, इनकी डेफिनेशन को याद करें कैसे। अगर कोई भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है ना बेटा, कोई भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो कभी भी वो कुछ क्रिएट नहीं करेगा ना कुछ रिड्यूस करेगा। तो यहां पे कीवर्ड है कि रेवेन्यू नेचर के आइटम कभी भी कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे। डू नॉट क्रिएट नॉर रिड्यूस, ये कीवर्ड याद रखो। डेफिनेशन जब करेंगे तो समझ में आराम से आपको आ जाएंगी। अगर कोई भी आइटम कैपिटल नेचर का है तो जरूर वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा और रिड्यूस भी कर सकता है। तो क्रिएट और रिड्यूस वर्ड्स वहां पर यूज होंगे, अभी आप देखना जब मैं डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। ये तो एक कीवर्ड हो गया, दूसरा कीवर्ड ये हो गया। अगर बात हो रही है एक्सपेंडिचर्स की, किसकी बात हो रही है? एक्सपेंडिचर की। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो पहले आप एसेट की बात करना, बाद में लायबिलिटीज की बात करना। एसेट लायबिलिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं रिसिप्ट्स की बात करूंगा, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, अगर मैं रिसिप्ट की बात करूंगा तो पहले मैं लायबिलिटी की बात करूंगा, बाद में मैं एसेट की बात करूंगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो। देखो अब समझ में आएगा आपको, मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं क्योंकि। अब सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या बात करते हैं हम कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अच्छे से समझाओ। तो सुनो ध्यान से। अगर आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पूछी तो जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं ना, इसी के बेस पे डेफिनेशन होगी। बस एक बार ध्यान से सुनो आप। मैंने बोला कि जब भी कोई रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे वो कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे। तो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर which do not create any asset nor reduce any liability,
ना ही कोई एसेट क्रिएट करेंगे, ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। अब सोचो, गवर्नमेंट के ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो ना ही कोई एसेट क्रिएट करते हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को कम करते हैं। तो अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो आप बोलोगे जब गवर्नमेंट पे करती है सैलरी या वेजेस, तो पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है, वो भी एक तरह का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर कोई एसेट क्रिएट नहीं कर पा रही, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे जहां पर ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी, ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी, उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कीवर्ड से मैच करो आप। मैंने कहा था रेवेन्यू वाला आइटम कोई भी हो, चाहे खर्चा हो चाहे रिसिप्ट हो, कुछ क्रिएट नहीं करेगा, कुछ रिड्यूस नहीं करेगा। वही सेम बात यहां हो जी। रेवेन्यू एक्सपेंचर वो एक्सपेंचर है जो ना ही कोई एसेट को क्रिएट करते हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन करते हो। अगर आप चाहते हो कीवर्ड्स का यूज करके डेफिनेशन एक और बना के दिखाओ सर, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान से सुनना। कैपिटल मैंने क्या बताया था, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। तो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एन एसेट, या तो एसेट क्रिएट कर दे, और रिड्यूस लायबिलिटी, रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो एसेट क्रिएट कर दे, या तो लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे। ऐसे खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल देके बताओ सर, अगर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेज करी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेज करी, तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी एसेट क्रिएट हो गई। तो जहां भी एसेट क्रिएट होगी इट मींस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है विद रीजन। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे दिया गया कि गवर्नमेंट ने मेट्रो कोचेस परचेज किए हैं। आप बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है। अगर लिखा आया रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्या लिखा आया, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, आप समझ जाना खर्चा तो हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन जो लिए हुए थे वो रीपे कर दिए। रिकवरी नहीं है, ये रीपे है, गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिए। अब गवर्नमेंट जब लोन रीपे करेगी खर्चा तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लोन को अब रीपे कर दिया गया है। और जो भी खर्चा गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इस तरह से क्वेश्चन, आगे बात समझ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी समझ में आती है, आपको लगता है कि मेरे को इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, क्योंकि मेरे को बहुत सपोर्ट चाहिए आपका। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की और कैपिटल रिसिप्ट्स की, तो क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए, देखो मेरे कीवर्ड्स को यूज करो, आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू वाले कोई भी आइटम हो कभी भी कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे, तो डेफिनेशन समझ जाओ। दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। अब मैंने पहले लायबिलिटी क्यों लिखा है, एसेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने कहा था आपको कीवर्ड्स में, अगर बात पहले रिसिप्ट की हो रही हो तो पहले आप लायबिलिटी लिखना, बाद में एसेट। अगर बात एक्सपेंडिचर की हो रही होती तो पहले एसेट लिखता, बाद में लायबिलिटी लिखता। ये कीवर्ड्स याद करो। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, तो आप सिंपल भाषा में बोलोगे दीज आर दोज रिसिप्ट्स, पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास लेकिन कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। These are those receipts which do not create any liability nor reduce any asset. ऐसे रिसिप्ट हैं जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। अब एग्जांपल दे दो सर। सबसे इंपॉर्टेंट बजट चैप्टर में यही है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स ज्यादा हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था कि बजट के अंदर रेवेन्यू बजट आएगा, कैपिटल बजट आएगा, रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएंगी, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल रिसिप्ट आएंगे। अब सुनो ध्यान से, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर भी क्या क्या आता है। गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट्स रिसीव होती हैं फ्रीक्वेंटली बेस पे, जो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती ना एसेट रिड्यूस करती हैं, वो दो सोर्स से रिसीव होती हैं। एक तो टैक्स रिसिप्ट्स यानी टैक्स रेवेन्यू, और दूसरी होती है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू
मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर भी दो कंपोनेंट हैं, एक तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक टैक्स रेवेन्यू। आगे बात समझ। और टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी दो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा यहां पे कंजस्टेड सा हो गया, आप कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेना, समझ तो आ रहा होगा आपको मैं क्या लिख रहा हूं। फिर से बता देता हूं आपको। पहले बजट था, बजट के अंदर दो बजट थे, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। उसके बाद रेवेन्यू बजट में दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल बजट में भी दो कंपोनेंट थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो कंपोनेंट हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं आगे। मैंने आपको अब तक डेफिनेशन जो बताई है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बताई है कि ऐसे खर्चे जो ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट बना रहे हैं, ना लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। फिर मैंने बताया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कि ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट की एसेट को क्रिएट कर दें और लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकें। एक बात ध्यान रखना सर, एक बारी में दोनों चीजें नहीं होती, या तो एसेट क्रिएट हो रही होगी या तो लायबिलिटी कम हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेज करी या मेट्रो कोचेस परचेज किए, इससे एसेट क्रिएट हुई, वो लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन को रीपे कर दिया तो एसेट क्रिएट नहीं हुई लेकिन लायबिलिटी कम हो गई। एक बात होगी, या तो एसेट क्रिएट होगी या तो लायबिलिटी कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। फिर मैंने बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कि ऐसे रिसिप्ट्स जो ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी, ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करेंगी। पैसा तो आ रहा होगा लेकिन वापस नहीं देना, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। तो वो दो ही चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, दैट इज टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है सर कि टैक्स रेवेन्यू होता क्या। बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको मैं कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, सुनना ध्यान से। सर टैक्स रेवेन्यू होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बोलो सब बच्चे, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट को इनकम रिसीव हो रही है टैक्सेस के सोर्स से, उसे बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस। टैक्स के अलावा अगर कहीं और से पैसा आ रहा हो, सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस, अगर टैक्स के अलावा कहीं और से पैसा आ रहा हो तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में। कंडीशन इसकी रीपे नहीं करना, लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही गवर्नमेंट की कोई भी। आप बताओ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, किसी से भी टैक्स कलेक्ट करती है, तो क्या वापस करना होता है टैक्स को? डायरेक्टली वापस तो नहीं करना होता। हाँ, गवर्नमेंट खर्च इनडायरेक्टली कर देती है पब्लिक के ऊपर, वो अलग बात है, बट डायरेक्ट कोई बेनिफिट रिटर्न हमें मिलता भी नहीं है और गवर्नमेंट कुछ देती भी नहीं है, लायबिलिटी गवर्नमेंट की जनरेट कोई नहीं हो रही यहाँ पर। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस। ये बात ध्यान रखो। अब जो टैक्स है, इसके भी कंपोनेंट्स हैं। जो टैक्स है वो दो तरह के हैं, एक है बेटा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको सर्कल हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो गवर्नमेंट इंपोज कर रही है, लगा रही है लोगों की इनकम पे या प्रॉपर्टी पे या वेल्थ पे। ये टैक्स जो है हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किए जाए, डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। जो भी टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और ये टैक्स ज्यादातर, अब ध्यान देना, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि जो भी टैक्स इनकम पे लग रहा होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स पे लग रहा होगा, किसी की प्रॉपर्टी पे लग रहा होगा, किसी की वेल्थ पे लग रहा होगा, ऐसे सारे के सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जिस पे लगा है वही भरेगा। दीज टैक्स कांट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट टैक्स कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकते। मेरे पे लगा है तो मैं ही भरूंगा, कांट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स का भी बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है, कीवर्ड याद करने का तरीका है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट गुड्स सर्विस के कंजम्पशन पे लगाएगी या प्रोडक्शन पे लगाएगी,
उन्हें बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना यहां पर बात हमेशा गुड सर्विस की आएगी। आप चाहे तो जितना मर्जी रिसर्च कर लो, जितना मर्जी मैच कर लो मेरी बातों को, कि जो भी टैक्स गुड सर्विस पे लग रहे होंगे ना वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होंगे और वो किसी और पे शिफ्ट हो सकते होंगे। तो दीज टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। सर एग्जांपल दो फिर समझ में आएगा हमें। एग्जांपल है मेरे पास, मैंने सिंपल भाषा में बोला कि जो भी टैक्स गुड्स और सर्विस के कंजम्पशन प्रोडक्शन पे लगे वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल आपके सामने, सबसे पहले बच्चा आजकल बोलता है सर जीएसटी, नया नया आया ना। जीएसटी से पहले क्या था? उससे पहले हम बोलते थे सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जीएसटी आपने बोल दिया। एक्साइज ड्यूटी, बच्चों को पता नहीं होता कि होती क्या है एक्साइज ड्यूटी। बच्चे सोचते हैं सर एक्सपोर्ट पे कोई लगती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्साइज ड्यूटी इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब गुड सर्विस के ऊपर लग रहे हैं। जितने भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगे। एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवीज जाते हो आप, शोज देखते हो, कॉमेडी शोज देखते हो, तो एंटरटेनमेंट की टिकट्स या वाउचर जो भी आप खरीदते हो उस पर टैक्स जरूर लगता है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विसेज मिल रही है आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो शिफ्ट हो सकते हैं। मैंने गुड्स खरीदी, मैं भर रहा हूं, कोई और गुड्स खरीदेगा वो भरेगा, तो ये टैक्स शिफ्ट हो सकते हैं और एक गुड सर्विस पे लगते हैं। ये फर्क है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। एक बात और है, डायरेक्ट टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, लोग छुपाते हैं ना अपनी इनकम को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को आप छुपा नहीं सकते। आप गुड्स खरीदोगे, एमआरपी के अंदर ही आप देखते हो टैक्स इंक्लूड होता है, आपको भरना पड़ता है साथ साथ, आप छुपा नहीं सकते इसको। तो डायरेक्ट टैक्स ये होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है। अब मुझे बता दो कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये कौन से रिसिप्ट हैं? आप बोलोगे सर रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ये। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू क्या था? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ टैक्सेस। दो टैक्स थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही अगर आपसे पूछते हैं सर नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो मैंने बोला इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस। अब एग्जांपल दे दो सर, अगर मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल दूं तो ध्यान रखना टैक्स की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा, टैक्स के अलावा बातें हो रही हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आप बोलोगे गवर्नमेंट को अगर ग्रांट्स रिसीव हो रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प किसी और कंट्री से, वापस नहीं करनी होती है, लायबिलिटी की रेट बिल्कुल भी नहीं होगी ना टैक्स रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ पढ़ रहे हो आप। ग्रांट रिसीव हो रहे हैं, गवर्नमेंट को डिविडेंड रिसीव हो रहा है प्रॉफिट पे, है ना, शेयर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। गवर्नमेंट को इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट ने लोन दिए हुए हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात हो रही है। इन रिसिप्ट से ध्यान से देखो इनको, ये कोई टैक्स नहीं है, टैक्स के अलावा वाली इनकम है। अगर गवर्नमेंट पेनल्टी लगा रही है, चालान काटती है ना आप लोगों के, पेनल्टी लगा रही है, चालान, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट पासपोर्ट फीस चार्ज कर रही है, लाइसेंस फी, किसी भी तरह की फीस चार्ज कर रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। पैसा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की इनकम है, टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेज से है। कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, वापस नहीं करना होता, कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रही। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू किसके अंदर आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है, ऐसे याद करो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर, अगर आपसे पूछें एस्टीट कौन सी रेवेन्यू होती है, सर नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। एस्टीट होता क्या है? किसी की अगर डेथ हो जाती है, उसका लीगल हायर है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो प्रॉपर्टी उसके पास को जो पैसा है सारा, जो भी संपत्ति है वो सारी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो गवर्नमेंट की कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो गई? कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, इसलिए गवर्नमेंट की इनकम तो बन गई वो, क्योंकि कोई है तो नहीं उस बंदे का बेचारे का, गवर्नमेंट ने ले लिया उसका। तो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट की इनकम बन गया एस्टेट। किसी की डेथ होने पर जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास, पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाए, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। लायबिलिटी क्रिएट कोई भी यहां पर नहीं हो रही। एस्टेट के अलावा गवर्नमेंट कभी कभी स्पेशल असेसमेंट चार्ज करती है लोगों से। व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? अगर गवर्नमेंट ने किसी एरिया में कहीं पर डेवलपमेंट की है, कोई रोड बहुत बढ़िया बना दिया, उस पर मॉल्स बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, अंडरपासेस बना दिए, मेट्रो गवर्नमेंट लेके आ गई, तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट कुछ फीस हर साल उन लोगों से चार्ज करेगी जिनको उसका फायदा मिला, तो गवर्नमेंट की इनकम है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही गवर्नमेंट की, वो होता है स्पेशल असेसमेंट। तीसरा होता है फोर फीचर। अगर गवर्नमेंट का किसी ने कुछ भी लिया था पहले, किसी ने लोन लिए पीएसयू, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक से, या गवर्नमेंट का कोई भी शेयर किसी ने खरीदा, कुछ भी लिया और वापस नहीं, तो जो भी पैसा उस बंदे का गवर्नमेंट के पास पहले का आया हुआ होगा उसे भी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। तो जब्त कर लेना इज फोर फीचर। किसी भी बंदे का पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है पहले से और उस बंदे ने आगे का पैसा नहीं दिया,
तो पिछला पैसा भी गवर्नमेंट जब्त कर ले इस फोर फीचर, इनकम तो बन गई ना गवर्नमेंट की, भले ही लॉस हुआ होगा पर प्रॉफिट में लेके चलती है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट हैंडल करती है इस चीज को। अगर गवर्नमेंट की इनकम बनी है, मैं तब बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की इनकम बनी है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में फोर फीचर भी एग्जांपल किसका होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ये तीन एग्जांपल जो है ना बहुत बड़ी एग्जांपल है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कर लिया। अब बारी आती है कैपिटल रिसिप्ट्स की। आप मुझे बताओ सर कीवर्ड्स के बेस पे कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। कैपिटल है तो क्रिएट करेगा कुछ ना, रिसिप्ट है तो पहले लायबिलिटी की बात करेंगे। तो दोज रिसिप्ट्स विच क्रिएट एनी लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि रिसिप्ट लिखा है, पहले लायबिलिटी की बात करूंगा, और रिड्यूस एसेट, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, उस पैसे के आने से या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई या तो गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हुई। मैंने और लिखा है, और मतलब एक बात होगी, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो एसेट रिड्यूस होगी। अब एग्जांपल दे दो फटाफट सर। एग्जांपल है, अगर गवर्नमेंट ने बोरोविंग्स की है किसी दूसरी कंट्री से या आरबीआई से, किसी से भी गवर्नमेंट ने उधार ली है बोरोविंग्स, तो पैसा तो आया, रिसिप्ट तो है, क्या ये पैसा वापस नहीं करना, उधार है भाई वापस करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है। जिस भी पैसे के आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए ना, वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि यहां लिखा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं जिससे एसेट कम हो जाए। अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, अपना कोई पीएसयू बेच दिया, बेचना मतलब डिस इन्वेस्टमेंट, खरीदती है तो इन्वेस्टमेंट, बेचे तो डिस इन्वेस्टमेंट। अगर बेच दिया, अब बेचेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट तो है, लेकिन इस पैसा तो आ गया, पैसे के आने से क्या हुआ, गवर्नमेंट का पीएसयू चला गया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग चली गई, तो एसेट आपकी रिड्यूस हो गई। अब जहां एसेट रिड्यूस हो जाए वो कैपिटल रिसिप्ट है। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर कैश तो आया ना, बेटा कैश नहीं देखना इस चैप्टर में, आपको आपको फिक्स एसेट देखने गवर्नमेंट की क्या जा रही है, ठीक है, कैश नहीं देखना। तो एसेट कम हो गई, इसलिए ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब इसमें मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएं जिसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, वो है आपसे पूछते हैं रिकवरी ऑफ लोन बताओ क्या है। क्या पूछते हैं, रिकवरी ऑफ लोन बताओ क्या है। गवर्नमेंट ने लोन दिया था, किसी को लोन दिया था, अब वो रिकवर कर लिया। भाई जब लोन दिया था, जब किसी को लोन दिया जाता है तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, डेटर्स। वो डेटर्स तो बन गए थे, अब वो पैसा रिकवर हो गया, रिसीव हो गया पैसा, रिसिप्ट तो है, पैसा आ गया, लेकिन वो डेटर अब रहे क्या। जब हमने पैसा किसी को दिया होता है, लेंडिंग्स की होती है, तो हमारी एसेट होती है, डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। अगर वो पैसा रिकवर हो गया तो पैसा तो आ गया, अब वो डेटर नहीं रहे, मतलब एसेट हमारी कम हो गई। अब फिर से मत बोलना सर कैश आ गया, कैश की बात नहीं करनी, डेटर्स हमारे चले गए, ये आप सोचना। तो कैश की बात बिल्कुल नहीं करनी, बात किसी की भी बातें करो। तो एसेट आपकी कम हो गई, और जहां आपकी एसेट कम हो जाए वो आपकी रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। बोलो आई बात समझ। इस तरह से करना है इस चैप्टर को। थोड़ा सा भी आपको लग रहा है सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तो आप सारी वीडियोस देखो, वो सब समझ में आएंगी, ध्यान देना। तो हमने चारों एक्सपेंडिचर, सॉरी दो एक्सपेंडिचर, दोनों रिसिप्ट हमने कर लिए। अगर आपसे पूछता है बजट रिसिप्ट क्या होता है, दो रिसिप्ट होते हैं बजट के अंदर, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट, दोनों को मिला क्या बनता है, बजट रिसिप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ये फ्लो चार्ट है, देखो नोट्स में, ये नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मेरे को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको भेज दूंगा। ये नोट्स बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, आप देखो कलरफुल नोट्स हैं, और बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा है सब कुछ, एक एक चीज लिखी है यहाँ पर। तो ये फ्लो चार्ट है जो मैंने समझाया था आपको एग्जाम्पल के साथ, ये हमने सब कर लिया। फिर बचा क्या चैप्टर में, चैप्टर में बचा है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफिसिट्स। बजट के अंदर शॉर्टेज, जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं और बच्चे बहुत तकते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों तकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं डेफिसिट की, देखो डिफरेंस भी दिए हुए हैं, जब आप मीनिंग कर चुके हो डिफरेंस आराम से कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली यहाँ पे, पक्की बात है। बहुत आसान नोट्स है, पढ़ना डिफरेंस को जरूर जब पढ़ोगे घर पे चैप्टर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेफिसिट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहली बात, बजट डेफिसिट जो होता है या गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है बजट के अंदर,
वो उसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, डेफिसिट का मतलब होता है बेटा जी शॉर्टेज। क्या होता है? शॉर्टेज, कमी आ जाना। और कमी तब आती है, मैंने एग्जांपल लिया था आपके घर का, कमी तब आती है जब खर्चे हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनकम हमारे पास होती नहीं। ऐसी गवर्नमेंट के बजट में भी शॉर्टेज आ सकती है। गवर्नमेंट के बजट में शॉर्टेज तब आती है जब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो। जब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो, हम लिख सकते हैं बड़ी सिंपल भाषा में, जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएं टोटल रिसिप्ट से, उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। जब न्यूमेरिकल आएगा इसका तो फॉर्मूला लगाओगे आप, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अगर न्यूमेरिकल में आपको टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू ना दी हो तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देना। टोटल रिसिप्ट ना दिया हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को प्लस कर देना, टोटल रिसिप्ट आ जाएगी इस तरह से। अब बजट डेफिसिट के अलावा हमारे पास 3 डेफिसिट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये देखो, रेवेन्यू डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्राइमरी डेफिसिट, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे बजट डेफिसिट पढ़ा आप लोगों ने कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से, उसे बजट डेफिसिट बोलते हैं। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसे बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अगर इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट को, आपको मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं गिवन तो टैक्स रेवेन्यू को और नॉन टैक्स रेवेन्यू को प्लस कर देना, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों प्लस करके टैक्स नॉन टैक्स को, आपको मिल जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं अभी। फिस्कल डेफिसिट पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है 11 मिनट की, बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने वहां समझाया है कि फिस्कल डेफिसिट को डिटेल में। अभी भी बताऊंगा आपको मैं। बजट डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट से। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों ने सुना होगा क्लास में फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स के बराबर बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट को बोरिंग के बराबर क्यों बोलते हैं? ये बात समझ में आपको बाद में आएगी, लेकिन पहले ये समझो कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। जब आपको समझ में आ जाएगा ना फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तब समझ में आएगा आपको फिस्कल डेफिसिट बोरिंग के बराबर क्यों। तो ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल लूंगा बड़ा अच्छा सा सिंपल सा। अगर अगर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, सुनना बड़े ध्यान से, अगर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएं टोटल रिसिप्ट से, इसको बोलते थे हम बजट डेफिसिट। आ रही है बात समझ आपको, क्या बोलते थे? बजट डेफिसिट। अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट के खर्चे जब ज्यादा हो जाए रिसिप्ट से, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ के। एक बात सोचो, एग्जाम्पल से समझाऊंगा बहुत आराम से। आपके पास 5 लाख पड़े हुए हैं एज रिसिप्ट, आपका पैसा, आपकी रेवेन्यू, आपकी इनकम है। खर्चे आपके 7 लाख के हैं। चलो मान लेते हैं खर्चे भी आपके 2 लाख के हैं, आपके पास पड़े भी 2 लाख रुपए हैं। आप बोलोगे कोई डेफिसिट नहीं है सर, कोई शॉर्टेज नहीं है मेरे पास, रिसिप्ट भी 2 लाख की पड़ी हुई है, खर्चे भी मेरे 2 लाख के हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर मैंने बोला इस 2 लाख में आपके पास जो 50,000 रुपए है ना, वो उधार के, किसी और के, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपने उधार ली थी, वो 50,000 पड़े हुए हैं आपके पास किसी और के, आपको वापस कर। अब बताओ, अब आप बोलोगे सर कि खर्चा मेरा 2 लाख है, एक्चुअल में मेरे पास जो पैसे पड़े हैं मेरे अपने खुद के, वो 1.5 लाख है, 1,50,000। बोलो हाँ या ना? आपके पास अपने पैसे तो 1,50,000 है, खर्चा आपका 2 लाख का है, 50,000 और पड़े, लेकिन वो बोरिंग्स के पैसे हैं। इसके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है बोरिंग्स का पड़ा है 50, में किसी और से लिया था। तो फिस्कल डेफिसिट ये समझाता है कि बोरिंग्स को हटा दो,
बोरिंग को छोड़ दो, आपका खुद का पैसा नहीं है, उसके अलावा अपना पैसा कितना है वो देखो, फिर भी शॉर्टेज आ रही है। कितने की आ रही है? 50,000 की। जो भी शॉर्टेज आ रही है वो पक्की बात है बोरिंग के बराबर होगी, क्योंकि 2 लाख के खर्चे हैं, 1.5 लाख अपना पड़ा हुआ है, 50,000 की शॉर्टेज में हम, तो उधार कितना लेना पड़ेगा आपको? 50 की शॉर्टेज को दूर करने के लिए 50,000 भी उधार लेने पड़ेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट अल्टीमेटली बोरिंग के बराबर ही आएगा। इसलिए बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरिंग्स के बराबर होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ सकता है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स वाई। रीजन यही है, जितनी शॉर्टेज उतने हम उधार लेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स नोन एज फिस्कल डेफिसिट। इट इज इक्वल टू बोरिंग्स ऑलवेज, यह पता होना चाहिए आपको। अब बचता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि फिस्कल डेफिसिट में से, फिस्कल डेफिसिट जितना भी आपका आया इस साल गवर्नमेंट के बजट में, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन की जो पेमेंट्स हैं वो हटा दो, उसके बाद भी कुछ बचे तो प्राइमरी डेफिसिट है। डिटेल में समझो, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग्स के। और इंटरेस्ट पेमेंट्स मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने पे करना है, लोन का इंटरेस्ट है ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है लोन से लिया हुआ पैसा, वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है। 1 लाख रुपए लोन मैंने आज लिया है, और जो पिछले मेरे लोन चल रहे हैं उसका इंटरेस्ट मेरा बनता है 50,000 रुपए। तो 1 लाख में से 50,000 मैंने माइनस कर दिया जो मेरे को लोन के चुकाने, उसको चुकाने के बाद अभी भी मेरे को 50,000 रुपए और रिक्वायरमेंट है। ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता है कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट लोन हटा दो, उसके बाद जो शॉर्टेज बच रही है आपकी वो प्राइमरी डेफिसिट है, पहले उसको पूरा करो। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दैट्स इट। प्राइमरी डेफिसिट ही रीजन होता है फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट कॉज होता है प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का। क्यों? अगर आपके इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ज्यादा होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट ऑन लोन इतने ज्यादा है कि गवर्नमेंट को लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए बोरिंग करनी, जैसे यहां पे करनी पड़ रही, इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाने के लिए और बोरो करना पड़े, ये डेट ट्रैप कहलाता है। फंस जाते हो लोन के जाल में आप। जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट होगा उतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। अगर पुराने इंटरेस्ट नहीं होंगे तो और लोन लेना नहीं पड़ेगा, तो पहले के इंटरेस्ट चुकाओ, ठीक है, लोन खत्म करो ताकि फिस्कल डेफिसिट जनरेट ना हो। फिस्कल डेफिसिट कंट्री की ग्रोथ को रोक देता है, कर्ज में डुबा देता है, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ा देता है। ये नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर। तो इसके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। अब मेरी बात सुनना, अब आपका बचा है इस चैप्टर के अंदर छोटा सा टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट का जो बजट है वो किस लिए बनाया गया कि रिसोर्स का एलोकेशन अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट के मोटिव कंट्री के लिए दोनों है, गवर्नमेंट को ग्रोथ भी करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है मतलब, और सोशल वेलफेयर भी गवर्नमेंट को करना है। इन दोनों मोटिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर जो रिसोर्स, जो पैसा है, उसको ऐसे एलोकेट करती है कि दोनों मोटिव पूरे हो जाएं, प्रॉफिट भी हो जाए, कंट्री ग्रो भी कर जाए, और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर गवर्नमेंट ने हार्मफुल गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, ठीक है, लगाती भी है गवर्नमेंट सिगरेट, टबैको, लिक्विड पे, उससे जो पैसा आया उस पैसे से गवर्नमेंट ने वेलफेयर किया, यूजफुल गुड्स पे खर्च किया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे। इसे बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पैसा वहां से निकाल के कहीं और लगाना ताकि वेलफेयर भी हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए, कंट्री का भला भी हो जाए। एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे केस स्टडी देंगे आपको एग्जाम्पल देके, ध्यान से करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर हमारी कंट्री में रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा हो, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को कम कैसे किया जा सकता है? अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट रिच पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है, और उस पैसे से जो पुअर लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देके उनका लिविंग स्टैंडर्ड
इंप्रूव करती है। तो अगर गवर्नमेंट रिच पे टैक्सेस ज्यादा लगाए और पुअर को सब्सिडीज दे, तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है रिच पुअर में जो गैप है ना वो कम हो जाए, पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, रिच का कम करके थोड़ा सा पैसा उनसे लेके क्या फर्क पड़ जाएगा उनको। तो गवर्नमेंट इक्वलिटी प्रमोट करना चाह रही है। इसका क्वेश्चन भी केस बेस्ड आएगा। आपको एग्जांपल दे देंगे, कोई टैक्स वाला एग्जांपल, रिच पे टैक्स लगाया, पुअर पे लगा दिया, फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है गवर्नमेंट? तो आप क्या बोलोगे? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इस तरह से होता है। अगला ऑब्जेक्टिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चलते हैं, रिसेशन भी आता है तो इन्फ्लेशन भी आता है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों बिजनेस साइकिल के पार्ट हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करना, प्राइस लेवल स्टेबल रखना। अगर कंट्री में प्राइस लेवल बहुत हाई हो रहा है, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्राइस लेवल जब हाई होता है, इन्फ्लेशन जब होता है, इसे गवर्नमेंट बजट से ठीक कैसे करती है? तो सिंपल सा सॉल्यूशन, अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो गवर्नमेंट यूज करती है, ध्यान से सुनना, इन्फ्लेशन जब चल रहा हो गवर्नमेंट यूज करती है सरप्लस बजट पॉलिसी। एक क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाती है ताकि लोग डिमांड कम करें, डिमांड कम करेंगे ऑटोमेटिकली कंट्री के अंदर प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। तो टैक्सेस बहुत ज्यादा चार्ज करती है और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कम करती है। अगर चल रहा होता डिफ्लेशन, मार्केट बिल्कुल डाउन है, मंदी का समय चल रहा है, तो गवर्नमेंट उठाना चाहेगी ना उसको, तो गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्सेस कम चार्ज करती है। इस पॉलिसी को बोलते हैं डेफिसिट बजट पॉलिसी, क्योंकि टैक्सेस कम आ रहे हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बजट में क्या हो जाएगा? डेफिसिट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है? आप बोलोगे सर डेफिसिट बजट पॉलिसी। अगर पूछे इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है? आप बोलोगे सरप्लस बजट पॉलिसी। तो ये ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसको अच्छे से करना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस। बाकी सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ये आप कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल्स भी ये भी आप करना। देखो न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास में बनाऊंगा, पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना पता लग जाए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर जो है आज वन शॉट में, क्या अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो कमेंट जरूर करना कि सर अच्छे से समझ में आया, मेरे को नोट्स दे दो, मेरे को पढ़ाया आपका समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको और क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जितने भी आपने अब तक पढ़ाई की है उसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स आपको जरूरत है मुझसे मांग लेना। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।